Hello students, welcome to the online classes. This is the part 6 of our video and we are doing chapter 1 matters in our surrounding. As such हमारा chapter तो ख़त्म हो गया था but this video is for the explanation of NCERT questions. इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो चैप्टर के बीच में होते हैं यानी इन बिटवीन क्वेश्चन. इसमें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है. बैक एक्सरसाइज के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी पार्ट 7 विच विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस होल चैप्टर, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा विद योर क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो इसमें हम इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इंटेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है. एनसीईआरटी में जो इन बिटवीन में जो क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होते हैं ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैटर है या नहीं है. तो पहली चीज़ है, हम ये चीज़ कैसे जानेंगे. दो तरीके होते हैं. पहली बात तो हमें मैटर का डिफ़ाइन पता होना चाहिए. तो डिफ़ाइन जो होता है आपको इसमें मेंशन भी है और वैसे भी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड अ मैटर. 3 फिजिकल स्टेट में मैटर आपको मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हम पहले देखते हैं कि इसमें से आप स्टेट किसकी पता लगा पा रहे हो. ऑब्वियसली चेयर की पता लगा पा रहे हो, सॉलिड स्टेट है. एयर की भी पता लगा सकते हो, गैसेज स्टेट है. तो ये दोनों तो मैटर हो गए. लव की कोई शेप आप बता सकते हो बिकॉज लव इज़ अ फीलिंग. ठीक है, तो कोई शेप नहीं है उसकी. एंड ऐसे ही आप स्मेल की भी कोई शेप नहीं बता सकते. ठीक है, और हेट इज़ ऑल्सो फीलिंग, उसकी भी कोई शेप नहीं होती. तो लव, स्मेल एंड हेट ये तो हमारे मैटर नहीं होंगे. उसके बाद आगे चलते हैं, आमंड्स पे आते हैं. आमंड्स की जो है, आमंड्स यानी बादाम, उनकी शेप होती है तो वो हमारा मैटर हो गया. थॉट की कोई शेप होती है, नहीं होती है, तो वो मैटर नहीं होगा. कोल्ड जो ठंड होती है उसकी कोई शेप होती है, नहीं होती, तो वो भी मैटर नहीं होगा. कोल्ड ड्रिंक की शेप होती है, लिक्विड स्टेट होता है, उसकी स्टेट होती है ना, तो स्टेट लिक्विड होती है, तो वो हमारा मैटर हो गया. स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल बात करें तो उसकी कोई शेप होती है. स्मेल ऑफ अ परफ्यूम का मतलब है परफ्यूम की स्मेल यानी वो गैस के उसमें होगी, स्टेट उसकी गैस के ही फेज में होगी, उसके पार्टिकल्स होंगे तभी तो आपको उसकी स्मेल आएगी, अदरवाइज़ क्यों आएगी. तो स्मेल ऑफ अ परफ्यूम भी क्या होगा, मैटर होगा. तो आपको जो मेन समझना है वो स्मेल ऑफ परफ्यूम के लिए समझना है कि वो कैसे मैटर होगा. आप तो कहोगे स्मेल जब मैटर नहीं है तो फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम कैसे मैटर है. स्मेल इज़ बेसिकली ओनली आवर सेंसेस. स्मेल जो है हमारे सेंस ऑर्गन से डिपेंड करता है. बट स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल यानी उसमें पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, तो फिर वो क्या हो गया, मैटर हो गया. आई थिंक आपको क्लियर होगा. एंड इस क्वेश्चन में आपको नोट करके समझाया भी गया है कि सेंस ऑफ स्मेल क्यों मैटर नहीं है एंड स्मेल ऑफ अ परफ्यूम कैसे मैटर है. तो आप वहाँ से एक बार रीड कीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा. एंड आपको ये नोट कॉपी में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको याद रखने के लिए करना है तो आप कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू कि आप ये नोट वाला पार्ट लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Give reasons for the following observation. The question is, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. ठीक है, ये कह रहा है कि जब हमारा खाना बन रहा होता है यानी गर्म होता है तो इसकी स्मेल हमें दूर से बैठ के भी आ जाती है, बट जब खाना ठंडा होता है तो उसकी स्मेल हमें नहीं आती. जब हम खाने के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तब हमें उसकी स्मेल आती है. तो ऐसा क्यों. हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में डिफ्यूज़ होते हैं. तो सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है, बट जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है. तो जब हम फूड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो स्मेल होती है फूड की एयर के साथ मिक्स होके डिफ्यूज़ होके वो दूर दूर तक जाने लगती है. तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है उनके पार्टिकल्स में और वो काफ़ी दूर तक गैस के साथ ट्रैवल करते जाते हैं, इसलिए स्मेल बहुत दूर तक चली जाती है. बट जो कोल्ड फूड होगा उसमें वो डिफ्यूज़ सिर्फ आसपास की एयर पे ही हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप राइज़ नहीं कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो बढ़ नहीं रही है, तो वो कैसे ही मूव करेंगे. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड हमारे पास जल्दी आ जाती है उसकी स्मेल एज़ कम्पैरेटिव टू कोल्ड फूड. ठीक है, तो अगर हम एक बार रीड करें तो आंसर रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए. सॉलिड्स डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट एंड बट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज्ड दैन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इनटू द एयर increases. This is due to an increase in the kinetic energy of solid particles. Hence, the smell of hot sizzling food reaches
us even at a distance, but to get the smell from cold food we have to go close. ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, उसके बाद मैंने रीड किया है. क्वेश्चन नंबर 3, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of a matter does this observation show? डाइवर यानी स्विमिंग जो करते हैं उनको डाइवर बोलते हैं, जो डाइव करते हैं वाटर पूल में या स्विमिंग पूल में. तो वो जो डाइव करते हैं उससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है? तो उससे हमें जो एक प्रॉपर्टी पता चलती है वो ये चलती है दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, अगर पार्टिकल से मिलकर नहीं होता तो वो डाइव मार के कैसे ही पानी से अंदर से निकल सकते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल? दिस वन इज सो इजी. पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत पहले से ही पता है. दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, ये इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का हमारा पार्ट खत्म हो गया. नाउ वील कम टू इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. पता है हमें, डेंसिटी इज़ अ मास अपॉन वॉल्यूम. अब हमें इन सारे जो दे रखे हैं, हमें आगे जो मटेरियल्स प्रोवाइडेड हैं, इनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब जो जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको आप सबसे एंड में रखोगे. ठीक है, और जिसकी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले रखोगे. तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी कम ज़्यादा कैसे पता करोगे? अब जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे वो उतना कम डेंस होगा, और जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होंगे वो उतना ज़्यादा डेंस होगा. ठीक है, तो आई थिंक एयर सबसे कम डेंस होगी, तो एयर सबसे पहले आएगी, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आएगा, फिर आपकी डेंसिटी किस में कम होती है? फिर आपकी डेंसिटी कम होती है कॉटन में, एंड आफ्टर दैट फिर होती है आपकी वाटर में, फिर आता है आपका हनी, देन चॉक एंड देन आयरन. ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा इतना. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. टेबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, ये आपको डिफरेंस जो है वो टैबुलेट करना है. तो ये आपको दिए हुए हैं डिफरेंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको टेबल बना के दी हुई है. सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, एंड लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. लिक्विड अपनी उस वेसल की शेप ले लेता है जिसमें भी आप उसको डालते हो. ठीक है, गैसेस की ना तो कोई शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है डेफिनेट. सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. लिक्विड क्या होते हैं? थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं, और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होती है. इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस की बात करें, स्पेस की बात करें, तो सॉलिड में बहुत कम होता है, एंड लिक्विड में गैसेस से ज़्यादा होता है. लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है बट गैस से कम होता है, और गैस में इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. और इंटरमॉलिकुलर स्पेस और अट्रैक्शन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अगर इंटरमॉलिकुलर स्पेस आपका कम है तो आपका पार्टिकल में अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा. तो सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड स्टेट में सॉलिड से कम होगा, और गैसेस स्टेट में बहुत कम होगा अट्रैक्शन. पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फ्रीली मूव कर सकते हैं बट इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं. गैस के तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं पार्टिकल. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, आपको इन सब का डिफ़ाइन बताना है या कमेंट करना है, कुछ बताना है इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें होती हैं. तो बेसिकली रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी समथिंग, जब आप किसी चीज़ के लिए रिजिड हो, आप वो काम नहीं करना चाहते हो, तो वो रिजिडिटी होती है, किसी चीज़ को अपोज करने की एबिलिटी. ठीक है, तो रिजिडिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप. ठीक है, ये होता है कि आप रिजिडिटी क्या है मैटर के केस में, कि वो किसी अपनी शेप चेंज करने के लिए जो रेजिस्ट कर रही है, जो उसके अगेंस्ट जो काम कर रही है, वो रिजिडिटी कहलाएगी. कंप्रेसिबिलिटी इज़ प्रेसिंग समथिंग, तो एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. जब आप फोर्स अप्लाइड करो तो जो एबिलिटी है कि वो अपने लोअर वॉल्यूम में चला जाए, इज़ अ कंप्रेसिबिलिटी. फ्लूइडिटी इज़ द एबिलिटी टू फ्लो, कितने ईजिली वो फ्लो कर पा रहा है, दैट इज़ फ्लूइडिटी. एंड शेप की बात करें तो इट इज़ अबाउट द डेफिनेट बाउंड्री ऑफ समथिंग इज़ अ शेप. काइनेटिक एनर्जी is basically a energy which is possessed by a particle during its motion. ठीक है, मोशन के टाइम पे जो एनर्जी होती है किसी पार्टिकल में वो काइनेटिक एनर्जी होती है. फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर.
जो कि आपने फिजिक्स में सीखा होगा। मास इज़ द मास ऑफ द एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डेंसिटी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में भी देखा था, डेंसिटी इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको ये हमने डिफाइन में लिखा हुआ है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कुछ रीजंस देने। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ठीक है, जिसमें आप रखते हो वो उसका पूरा साइज़ एंड शेप ले लेती है गैस। ऐसा क्यों? वो पूरा पार्ट कवर कर देती है क्योंकि बहुत कम अट्रैक्शन होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, तो वो बहुत इजीली मूव कर जाती है, और जिस भी आपने उसे कंटेनर में डाला हुआ है वहाँ पूरा स्पेस वो कवर कर लेगी। ठीक है, अगर वो इतना इजीली फ्लो कर पा रही है तो यही आंसर है। देयर इज अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस, दिस गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इस वजह से गैस कम्प्लीटली फिल्स द वेसल्स इन विच इट इज़ कैप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सेम रीज़न है, आपने जब किसी चीज़ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके पार्टिकल्स फ्री हैं, काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल्स में ज़्यादा है, वो पूरा मूवमेंट कर रही हैं, और आपने उसे किसी वेसल में डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो उनके बीच में कॉलिजन होगा, वो आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो फिर वो कंटेनर वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होगा, तो प्रेशर लगेगा फिर कंटेनर की वॉल्स पे जब वो कॉलिजन होगा। इस वजह से गैस की वजह से कॉलिजन होता है, तो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगता है। एक बार रीड कर देती हूँ आपकी, इसमें क्या लिखा हुआ है। द गैस पार्टिकल आर इन अ रैंडम मोशन ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These gaseous molecules continuously collide among themselves and they hit the wall of the container with a greater force. See, ठीक है, समझ में आया? Therefore, gas exert pressure on the wall of the container. C जो हमारा क्वेश्चन है, a wooden table should be called a solid. कि wooden table को हम solid क्यों बोलते हैं? Obviously, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम टेबल को सॉलिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते, और सारी क्वालिटी हमें किस में मिलती है? वुडन टेबल में देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेबल है वो क्या है, वुडन टेबल है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, एंड डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डी क्वेश्चन? वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, कि हम अपना एयर में तो हैंड बहुत इजीली मूव करा लेते हैं, बट अगर हमें सॉलिड ब्लॉक के आर पार अपना हाथ निकालना हो तो हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा, हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तो कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, यानी एक एटम और दूसरे एटम के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर वुड की बात करें या लकड़ी की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल पास पास हो जाएंगे। तो जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है उसमें अपना हाथ निकालना इजी होगा, या जो बहुत पास पास लगे हुए उसमें से अपना हाथ निकालना बहुत इजी होगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल्स बहुत दूर हैं तो इसकी स्टेट गैस हो जाती है। पार्टिकल्स बहुत दूर हैं और पूरा मूव कर रहे हैं तो हम इजीली अपना हाथ हवा में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी भी कम है, वो मूव नहीं कर रहे हैं दूर जाके, तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो उससे हमें हाथ निकालने के लिए ऑब्वियसली एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा, अदरवाइज़ आप अपने आप को चोट लगा लेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न। एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव अ लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम, ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ अ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, ऑल्सो इट इज़ रिजिड। For this reason, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Question number 4 पे आते हैं। Liquids generally have lower density at as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड लिक्विड जो है वो ज़्यादा, हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, और लेकिन क्या होता है, हमने ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि आइस जो है वो वाटर में फ्लोट करती है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो सॉलिड चीज़ है वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। वो फ्लोट क्यों करेगी? फ्लोट कौन सी चीज़ करती है? जिसकी डेंसिटी कम होती है। तो जब अगर आइस एक सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होनी चाहिए अगर हम देखें जनरली तो अब एक बार होता क्या है, सॉलिड की ज़्यादातर ज़्यादा होती है, बट आइस के केस में ऐसा नहीं होता है। उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग तरीके की होती है।
ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वो आइस सॉलिड तो होती है बट उसका जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब एक बार देख लेते हैं आपके इसमें क्या लिखा हुआ है। डेंसिटी क्या होता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखा हमने, एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, ये भी हमें पता है। ठीक है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे किसी भी चीज़ का, उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। दो आइज इज़ अ सॉलिड, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, वही मैंने कहा कि आइस भले ही एक सॉलिड है बट फिर भी इसके बीच में बहुत सारा खाली स्पेस है। ऐसा नहीं है इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इनके अंदर की बॉन्डिंग ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में। दीज स्पेस आर लार्जर एज़ कम्पेयर टू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और ये स्पेस वाटर के पार्टिकल्स के बीच से ज़्यादा है। ठीक है, कोई वो फिनोमेना तो सही ही चलेगा कि जो ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी कम है वही फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आइस फ्लोट कर रही है पानी पे तो आइस की डेंसिटी कम होगी पानी से, तभी वो फ्लोट कर पा रही है। ठीक है, तो यही हुआ, हमें पता चला कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर स्पेशल तरीके से बना होता है और उसके जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया देन दैट ऑफ वाटर। और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी आइस की कम हो गई देन वाटर। और सब्सटेंस विद लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर, देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आई थिंक ये क्लियर होगा एंड ये क्लियर होना भी चाहिए, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो चुकी है, हम इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा न्यूमेरिकल है और ये इसकी एक अलग वीडियो बनी थी जो कि मैंने, आई डोंट नो, पार्ट 2 थी शायद, वो पार्ट 2 या पार्ट 3, आप उसमें देखिएगा, ये क्वेश्चंस मैंने वहाँ सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू अ सेल्सियस स्केल 300 केल्विन एंड 573 केल्विन। तो बेसिकली ये आप वहीं से देखोगे, आप पूरा ये मैं दोबारा एक्सप्लेन आउट नहीं करूँगी, ये पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे फॉर्मूले में पुट कर रहे हो, कौन कौन से फॉर्मूले लगे होंगे, तो आप ये दोबारा से यहाँ पे करके देखिएगा। व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिज़िकल स्टेट क्या होती है 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेट्स सी, आपको एक फिनोमेना बताया था हमने लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वाटर गर्म होना स्टार्ट होगा तो उस वक्त वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, पर ऐसा तो नहीं है कि सारा एक बार में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 250 देखते हैं। 250 में तो हम श्योर हैं कि 250 अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी स्टेट चेंज हुई है। 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर रहता है, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वेपर्स में। तो ऑब्वियसली 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो गैसेस स्टेट में ही पाया जाएगा। दिस वन इज़ करेक्ट, फर्स्ट तो हमें मिल गया। मेन चीज़ आती है सेकंड। अब सेकंड केस में देखते हैं क्या होता है। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये भी हमें क्लियर है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट होगा, इवेपोरेट होना। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है कि कुछ मैजिक हो जाएगा और एक संग ही सारा इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ फेज उस टेम्परेचर पे कुछ पानी लिक्विड होगा और कुछ जो वाटर होगा वो गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है, तो हमें दोनों ही स्टेट देखने मिलती हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पूरी अलग वीडियो बनाई है, आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे दैट व्हाट इज़ लेटेंट हीट। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो है लेटेंट हीट अपना काम करना शुरू करती है और आपकी जो हीट है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल हो जाती है। तो उस केस में वाटर जो है वो आपका लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाना शुरू कर देता है, पर एक साथ पूरा नहीं जाएगा। तो उस वक्त जो स्टेट होगी वो दोनों ही होगी, लिक्विड भी होगी और गैस भी होगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये भी मैंने उस लेटेंट हीट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी सब्सटेंस है ऐसा क्यों ही होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है स्टेट ऑफ चेंज के लिए। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी चीज़ हो वो एक बार में एक ही काम अच्छे से कर सकती है। अगर उससे आप एक बार में बहुत ज़्यादा काम दे दोगे
तो फिर कोई काम भी ठीक से नहीं होगा। तो जब वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है तो उस वक्त जब स्टेट चेंज की बारी आई तो वो पूरा टेम्परेचर किस में लगा देती है, स्टेट को चेंज करने में लगा देती है। फिर उस वक्त वो आपका टेम्परेचर राइज नहीं करती है, वो सारी हीट किस में लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज करने में। स्टेट चेंज कैसे होगी, जब आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर्टिकुलर मैटर का वो आप चेंज करो। ठीक है, अगर आप वो सॉलिड फेज में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो आप उसको ओवरकम करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करो और उससे बाहर निकल जाओ, तो आप लिक्विड में चेंज हो जाओगे। लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म करोगे तो आप गैस में कन्वर्ट हो जाओगे। तो वो अपनी पूरी एनर्जी, जो पूरी हीट है वो किस में लगा देती है, स्टेट चेंज करने में लगा देती है, इसलिए कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। एक बार सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। During a change of state, the temperature remains constant. This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. Therefore, the heat does not contribute to increasing the temperature of the substance. ठीक है, जो मैंने अभी समझाया वही बोला है उसने, है ना, और ये बहुत अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप उस वीडियो को एक बार जाके दोबारा से देखिएगा लेटेंट हीट की, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ डिफ़िकल्ट। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। सजेस्ट अ मैथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो आपको बताया था कि अगर गैसेस को आपको लिक्विफाई करना हो, आपको एक स्टेट नीचे जाना हो, तो आप क्या करते हो, पढ़ा था हमने कि आप दो ही तरीके से आप स्टेट चेंज कर सकते हो, या तो प्रेशर, उसको प्रेशर कम ज़्यादा करके और टेम्परेचर कम ज़्यादा करके। ठीक है, बट आपको एक स्टेज नीचे आना है, गैस से अगर लिक्विड में आना है तो आपको प्रेशर भी में भी चेंज करना पड़ेगा और टेम्परेचर में भी चेंज करना पड़ेगा, और दोनों चीज़ें चलती गैस के केस में अपोजिट है। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड स्टेट। तो आप बाय अप्लाइंग प्रेशर, आप प्रेशर अप्लाई करो और टेम्परेचर क्या करो, रिड्यूस कर दो, तो आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। ठीक है, इंटेक्स एक्सरसाइज 3 तक हमने कर लिया है। दिस वन इज इंटेक्स एक्सरसाइज 4। ठीक है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ओके, देखते हैं एक बारी क्या है ये क्वेश्चन है कि क्या, क्यों ऐसा होता है कि डेजर्ट जो है वो ज़्यादा कूल होता है बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ऐसे में तो एक बार पढ़ लेते हैं सोल्यूशन। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ठीक है, जब मैंने बताया था जब लिक्विड इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है वो शुरू की लेयर से, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही शुरू की लेयर उसकी इवेपोरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी लेता है जो उसकी लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है उसको कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है, दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल, जिसकी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग कूल हो जाती है, लेटेंट हीट लेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एनर्जी वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से सराउंडिंग क्या होगी, कूल हो जाएगी। इन अ डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट इज़ मेड टू एवेपोरेट, दिस लीड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है डेजर्ट वाली जगह पे फ्रॉम द सराउंडिंग, देयरफॉर thereby cooling the surrounding. Again we know the evaporation depends on the amount of water vapor present in air. ठीक है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अगर लेस होगा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस, दिस वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर एवेपोरेट मोर, देयरबाय कूलिंग द सराउंडिंग मोर, दैट्स व्हाई डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब होता क्या है, द क्वेश्चन इज़ दैट कि डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, बट उस वक्त भी हॉट ड्राई डे में क्या होता है, वहाँ थोड़ा सा डेजर्ट ठंडा क्यों हो जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, द रीज़न इज़ दैट क्योंकि वो आसपास की उससे एनर्जी ले रहा है इवेपोरेट होने के लिए। जब एनर्जी ले रहा है तो उससे एनर्जी कम हो रही है एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, तो वो ठंडा हो रहा है। और दूसरी बात हमें ये पता है, जब ड्राई डे होता है, ड्राई डे, हॉट ड्राई डे मतलब क्या है कि गर्म है, और ड्राई डे यानी इसमें वाटर की कमी है, वाटर की कमी और ज़्यादा से हम ह्यूमिडिटी डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी, अगर वाटर की कमी है तो ह्यूमिडिटी कम है, और मैंने बताया था दैट अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो में कि दैट ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, यानी अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब अगर हॉट ड्राई डे है तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वो आसपास के एटमॉस्फेयर से एनर्जी ज़्यादा लेगा, लेटेंट हीट ज़्यादा लेगा। जब एनर्जी ज़्यादा लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बारी।
हाउ डज वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स? ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम भी, लाइक हाउ डज वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट। अब हमें पता है अर्दन पॉट जो होता है, जो मटका होता है, उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो पोर्स में से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर की तरफ जाता रहता है। तो जब बाहर की तरफ पानी जाता रहता है तो वो अपने आप ही इवेपोरेट होता रहता है। अब जब वो इवेपोरेट होगा तो लेटेंट हीट लेगा, ठीक है। इवेपोरेट होगा तो लेटेंट हीट लेगा। लेटेंट हीट किस में से लेगा? अर्दन पॉट में से लेगा, और जो आपका रिमेनिंग वाटर है उसमें से लेगा। तो जब उसकी हीट लेगा इवेपोरेट होने के लिए वो थोड़ा थोड़ा, तो ऑब्वियसली हीट ले रहा है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इस वजह से मटके के अंदर का पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है, और हमारा मटका भी ठंडा रहता है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन। देयर आर सम पोर्स इन अ अर्दन पॉट दो विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट evaporates. This evaporation makes the water inside the pot cool. In this way, water kept in an earthen pot become cool during summers. Question number 3. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? Acetone is basically जो थिनर होता है नेल पेंट रिमूव करने के लिए होता है, वो एसीटोन होता है। पेट्रोल आपको पता ही है, परफ्यूम आपको पता ही है। जब हम अपनी स्किन पे डालते हैं तो वो क्या होता है? हमें ठंडा फील क्या होता है? ठंडे फील के साथ एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर आपने नोटिस की होगा, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे डालो तो बहुत देर तक आपको अपनी स्किन पे दिखेगी नहीं, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जितनी जल्दी इवेपोरेट होगी उतना जल्दी लेटेंट हीट लेगी आपके हाथों से, इतनी आसानी से इवेपोरेट नहीं हो, ऐसे इवेपोरेट नहीं होती है। बिना कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज बिना लेटेंट हीट लिए नहीं करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे हाथ में हमने उसमें एसीटोन, परफ्यूम या सेंट कुछ भी डाला, जैसे ही हमने हाथ में डाला वो इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होगा तो अपने आसपास के एरिया से एनर्जी लेके इवेपोरेट होगा। तो उसने हमारे हाथ पे गिरा हुआ था तो हमारे हाथ पे से क्या ली उसने? स्टेट चेंज करने के लिए हमारे हाथ पे से उसने एनर्जी ली, लेटेंट हीट ली। और जैसे ही हमारे हाथ पे से हीट ली उसने तो हमारे हाथ में उस एरिया का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो हमें कैसा फील होगा? कूल फील होगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं आपके इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड एंड आर वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। ये लाइन आप हटा दीजिएगा अगर हटाना चाहें तो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वैन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आर पाम इट इवेपोरेट्स, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और द सर्फेस ऑफ द पाम टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी को ख़त्म करने के लिए वो एनर्जी हमसे ही लेंगे, तो वो सराउंडिंग के कूल बनाएंगे। तो हमारा पाम से एनर्जी ले रहे हैं तो हमारे पाम से जब टेम्परेचर गया तो कूल डाउन हुआ। फर्स्ट लाइन इसकी आप हटा सकते हैं, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड एंड आर वॉलेटाइल इन नेचर, बिकॉज इसमें जो वर्ड्स हैं वो आपको भी क्लियर नहीं होंगे क्योंकि आपने ये चैप्टर नहीं किया हुआ है, आपके कोर्स में ही नहीं है एक्चुअली ये वाला चैप्टर अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। ये क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इन द प्रीवियस वीडियो कि हम हॉट टी या मिल्क जो भी है वो सॉसर से जल्दी रहता है। सॉसर यानी जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और कप जिसका सरफेस एरिया कम होता है। तो ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें एवेपोरेशन जल्दी होगा, एवेपोरेशन जल्दी होगा तो वो ठंडा जल्दी होगा, तो ठंडा जल्दी होगा तो हम इजीली पी लेंगे, और जिसमें एवेपोरेशन लेट होगा उसको हम लेट पी पाएंगे, तो ठंडा लेट में होगा। तो दिस इज़ बेसिकली द रीज़न। लिक्विड हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया इन अ saucer than in a cup. Thus it evaporates faster and cool faster in a saucer than in a cup. For this reason we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. ठीक है, ये हमको समझ में आया होगा। This one is very easy. Question number 5. What type of clothes should we wear in summer? हमें किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हमें किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में? तो इसका आंसर वन वर्ड है वैसे तो कॉटन क्लोथ, बट आपको एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए बिकॉज जब आएगा तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वॉट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर, बिकॉज यू आर इन अ 9th तो आपके में आएगा वाई वी शुड वेयर द कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब स्वेट आता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कॉटन क्लोथ्स में भी ना पोर्स होते हैं बीच में थोड़े थोड़े, ठीक है, स्पेस होता है उनके थ्रेड्स के बीच में, तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो उसको इवेपोरेट, जब उसमें सन रेज पड़ेंगी जब तो फिर वो इवेपोरेट होगा, वो आपका जो स्वेट होगा इवेपोरेट होगा। अब इवेपोरेट स्टेट चेंज कर रहा है तो लेटेंट हीट भी लेगा कहीं ना कहीं से, स्टेट चेंज होगा तो आपकी बॉडी से कॉटन क्लोथ लगा हुआ है तो आपकी बॉडी से लेटेंट हीट लेगा, तो जब आपकी बॉडी से वो एनर्जी लेगा हीट लेगा
तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा दैट इज़ आपकी बॉडी कूल डाउन हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपको कॉटन क्लोथ्स समर में पहनने चाहिए। एक बार रीड कर लेती हूँ आपके आंसर्स में क्या लिखा हुआ है। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट मोर। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज़ अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, does it absorb sweat from our body and exposes the liquid to the atmosphere, making evaporation faster. During this evaporation, particles on the surface of the liquid gain energy from our body surface, making the body cool. I think इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हमारी इन बिटवीन एक्सरसाइज सारी ख़त्म हो चुकी हैं। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज रह गई हैं और वो बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, सारे आंसर्स को ये दिक्कत नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।